सिंघानिया ग्रुप, यह नाम सुनते ही दिमाग में किसी राजघराने का ख्याल आता है। आज से लगभग 250 साल पहले जब राजस्थान के एक शख्स ने अपना घर छोड़ा था तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि वह $1 बिलियन बिजनेस ग्रुप की नींव रखने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ एक छोटा सा ट्रेडिंग का बिजनेस इतने बड़े एम्पायर में तब्दील कैसे हुआ? इंडिया की हिस्ट्री में कमी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्हें जुग्गी लाल और कमलापत सिंघानिया जैसा रिस्पेक्ट मिला होगा। उनके जेके ग्रुप का नाम तो आपने सुना ही होगा। जेके टायर, जेके सीमेंट, जेके पेपर, जेके एंटरप्राइजेस, जेके डेयरी और जेके फेनर जैसी तमाम कंपनीज के साथ ही प्रीमियम टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स ब्रांड रेमंड भी जेके ग्रुप का ही है। एक वक्त था जब सिंघानिया परिवार के लिए देश की आज़ादी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ ही एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा मायने रखते थे। यहाँ तक कि आईआईटी कानपुर से लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिंघानिया परिवार के एफर्ट से ही एस्टेब्लिश हो पाया था। कानपुर का जेके टेम्पल और क्लॉक टावर भी सिंघानिया परिवार ने ही बनवाया है। और 70 के दशक तक तो सिंघानिया का रुतबा टाटा और बिड़ला से कम नहीं था। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज सिंघानिया परिवार 3 हिस्सों में बढ़कर कानपुर, मुंबई और दिल्ली से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है? साथ ही उनके फैमिली के डिस्प्यूट्स भी आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं। क्या वजह है कि हजारों करोड़ के रेमंड के मालिक विजयपथ सिंघानिया को उनके बेटे ने ही घर से निकाल दिया? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। साथ सिंघानिया ग्रुप की शुरुआत से लेकर अभी तक की जर्नी और बिजनेस एम्पायर को भी डिटेल में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है साल 1775 में, जब राजस्थान के एक छोटे से टाउन सिंघाना से विनोदी लाल सिंघानिया कानपुर के पास फर्रुखाबाद आते हैं और मनी लैंडिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब उनके दोनों बेटे राम सुखदास और सर्व सुखदास बड़े हुए तो वे अपने पिता के बिजनेस में हाथ पटाते हुए ट्रेडिंग का काम भी शुरू कर देते हैं। और जब बिजनेस थोड़ा ठीक ठाक चलने लगा तो कानपुर, कोलकाता, वारा और मिर्जापुर जैसे शहरों में भी वह अपने ब्रांचेस ओपन करना शुरू कर दिए। लेकिन दशकों तक उनका परिवार मनी लेंडिंग और ट्रेडिंग के कारोबार में ही लगा रहा, क्योंकि हम इंडियंस के पास ज्यादा कुछ ऑप्शन था ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले रखा था। और दोस्तों, आगे हम सिंघानिया ग्रुप की फैमिली ट्री को शॉर्ट में बताएंगे ताकि आप उनके बैकग्राउंड को अच्छी तरह समझ सकें। रामसुख दास के बाद उनके बेटे सेवाराम, फिर बलदेव दास और फिर उनके बेटे जुग्गी लाल ने फैमिली बिजनेस को अपने हाथों में लिया। फिर साल आया 1984 जब जुग्गी लाल के बेटे कमलापत सिंघानिया का जन्म हुआ और यही हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। जब कमलापत थोड़े बड़े हुए और अपने पिता का साथ देने लगे तब वे शुगर केन और पल्सेस के बिजनेस में भी कदम रख दिए और पूरे देश में सिंघानिया का नाम फेमस होने लगा। और देखा जाए तो सिंघानिया परिवार के बिजनेस एम्पायर की स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जुग्गीलाल सिंघानिया अपने ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे और चाहते थे कि और भी सेक्टर्स में एंटर किया जाए। इसी वजह से साल 1905 में परिवार से अलग होकर वह फर्रुखाबाद से कानपुर शिफ्ट हुए और उनके हिस्से में आई सिर्फ गंगा फ्लोर मिल और कानपुर फ्लोर मिल। साथ ही वे एल्गिन मिल्स, कानपुर कॉटन मिल्स और विक्टोरिया मिल्स के भी एकमात्र सेल्स एजेंट थे। देश में स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। कमलापत भी देश के लिए और लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे और साल 1918 में अपने दोनों भाइयों से अलग होने के बाद वह आजाद हो गए अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए। लेकिन कमलापत को सिर्फ कानपुर का घर और कुछ कैश हिस्से में मिला, जो बिजनेस को आगे बढ़ा पाने के लिए सफिशिएंट नहीं था। लेकिन वो इतने एम्बिशियस थे कि उन्होंने कभी छोटा सोचा ही नहीं। अब वह अंग्रेजों के एजेंट नहीं बल्कि उनके मालिक बनना चाहते थे। इसलिए कमलापत सिंघानिया ने फैसला किया
कि वह खुद का एक कपास मिल शुरू करेंगे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जाकर एक मिल शुरू करना इतना भी आसान नहीं था। वो लगे रहे, कर्ज लेकर पैसे की व्यवस्था किए और साल 1921 में जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स की शुरुआत हुई और यहीं से जुग्गीलाल कमलापत यानी कि जेके ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की नजर में आया और अगले ही साल 1922 में जुग्गी लाल सिंघानिया की डेथ हो गई। जेके मिल्स ने जब ब्रिटिश मिल्स से भी बेहतर क्वालिटी के कपड़े और यार्न का प्रोडक्शन करना शुरू किया तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि जहां एक तरफ लोग स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे थे, वहीं जेके मिल्स के कपड़े सस्ते भी थे। जेके मिल्स की सेल्स में तेज इजाफा होने लगा, जिसने कमलापत सिंघानिया को और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। फिर सिलसिला शुरू हुआ जेके ग्रुप के एक्सपेंशंस का और शुरुआत हुई उसी साल 1921 में कमला आइस फैक्ट्री से, फिर 1924 में जेके ऑयल मिल्स, 1929 में जेके होजरी फैक्ट्री, 1931 में जेके जूट मिल्स, 1932 में एमपी शुगर मिल्स, 1933 में जेके कॉटन मैन्युफैक्चरर्स और 1934 में जेके आयरन एंड स्टील कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया और इन सभी कंपनीज के काम को मॉनिटर करने के लिए कानपुर की कोठी के सामने एक क्लॉक टावर बनाया गया, जिसे कमला टावर का नाम दिया गया। यह बिल्डिंग ही जेके ग्रुप की सभी कंपनीज का हेड ऑफिस था। कमला सिंघानिया के 3 बेटे हुए, पदमपत, कैलाशपत और लक्ष्मीपत, और सभी लोग एक साथ कानपुर के घर में रहकर पिता को सपोर्ट करते थे। लेकिन परिवार जब काफी बड़ा हो गया तो सिंघानिया साहब गंगा के पास एक नए 20 एकड़ के बंगले में शिफ्ट हो गए, जिसे आज हम गंगा कुटी के नाम से जानते हैं, और साथ ही 22 एकड़ की एक प्रॉपर्टी एक ब्रिटिश से खरीदा गया, जो आज कमला रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। इतनी बड़ी विरासत छोड़कर साल 1937 में कमलापत जी चले गए। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में कमलापत सिंघानिया की डेथ के बाद सबसे बड़े बेटे पदमपत सिंघानिया ने पिता की विरासत को उसी शिद्दत से आगे बढ़ाया। देश के अलग अलग हिस्सों में डिफरेंट सेक्टर्स में फिर एक बार प्लांट लगाना शुरू किया गया। भोपाल में उन्होंने स्ट्रा प्रोडक्ट्स, पश्चिम बंगाल में जेके स्टील्स और उड़ीसा में एक पेपर मिल की शुरुआत की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भी सिंघानिया ग्रुप ने एक्वायर कर लिया। फिर साल आया 1944, जब सिंघानिया ग्रुप के बिजनेस में एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। दरअसल मुंबई के पास ठाणे में ईडी सासू एंड कंपनी की एक वुलन टेक्सटाइल मिल थी, जिस पर जेके ग्रुप की नजर पड़ी और उसे एक्वायर कर लिया। यह मिल थी रेमंड वुलन मिल्स। अब इतने मिल्स, फैक्ट्रीज और ब्रांचेस सबको अकेले मैनेज करना पदमपत जी को मुश्किल लगने लगा, इसलिए बिजनेस को उन्होंने तीनों भाइयों में डिवाइड करने का फैसला किया। कानपुर को अपना बस बनाकर नॉर्थ रीजन का काम वो खुद संभाल लिए। कैलाशपत जी को रेमंड की कमान थमाकर वेस्ट इंडिया का बिजनेस उन्हें सौंप दिया और लक्ष्मीपत जी ईस्ट का बिजनेस संभालते हुए कोलकाता शिफ्ट हो गए। अब तीनों भाइयों का एक दूसरे के बिजनेस में कोई भी इंटरफेयर नहीं था और सिंघानिया ग्रुप के बिजनेस का यह सुनहरा दौर भी कहा जा सकता है। धीरे धीरे उनके बच्चे भी बिजनेस से जुड़ते गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के बावजूद भी आज का जेके ग्रुप शायद वो नहीं है जो हो सकता था अगर सब कुछ सही चलता रहता। और उसकी वजह थी सिंघानी के बिजनेस की लेबर्स के ऊपर डिपेंडेंसी। 70 के दशक में सभी बिजनेस घराने लेबर यूनियन और उनके स्ट्राइक्स की वजह से परेशान हुए। कोलकाता तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया और 1969 में आसनसोल के एल्यूमिनियम फैक्ट्री में प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि गवर्नमेंट ने सिंघानिया के प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया। कई और फैक्ट्रीज भी बंद हो गई और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भी गवर्नमेंट ने उनसे छीन ली। लक्ष्मीपत सिंघानिया इतने परेशान हुए कि कोलकाता से अपने बिजनेस को समेटकर बेटों के साथ वह दिल्ली शिफ्ट हो गए और बिल्कुल अलग सेक्टर्स में बिजनेस करने का फैसला किए। 1974 में उन्होंने जेके टायर की शुरुआत की। इसके अलावा जेके पेपर, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके फिनर, जेके सीड्स और उमंग डेयरी उनकी कुछ मेन कंपनीज में से एक है
और बात अगर कानपुर ब्रांच की करें तो लेबर स्ट्राइक का सबसे बुरा असर यहां देखने को मिला। ज्यादातर मिल्स और फैक्ट्रीज पर ताला लग गया और आज जेके सीमेंट, जेके टेक्नोसॉफ्ट और जेके एंटरप्राइजेस जैसी कुछ गिनी चुई कंपनीज ही पदमपत सिंघानिया के नेक्स्ट जनरेशन के पास बची है। अब चलते हैं मुंबई और जानते हैं रेमंड की पूरी कहानी। डिवीजन के बाद कैलाशपत सिंघानिया मुंबई आकर रेमंड की बागडोर संभाल लिए। प्रीमियम फैब्रिक और हजारों डिजाइन एंड कलर ऑप्शंस ने रेमंड को लोगों के बीच खूब पॉपुलर बना दिया। लेकिन साल 1969 में ही कैलाशपत जी की डेथ हो गई और उस वक्त कंपनी को एक मैच्योर लीडरशिप की जरूरत थी, इसलिए उनके भतीजे जी के सिंघानिया रेमंड को संभालने लगे। लेकिन साल 1980 में उन्होंने कैलाशपत सिंघानिया के बेटे विजयपत सिंघानिया को रेमंड की कमान वापस सौंप दी। विजयपत सिंघानिया में गजब की एनर्जी थी। वह रेमंड को एक टेक्सटाइल कंपनी की इमेज से बाहर निकालकर एक डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेशन बनाना चाहते थे और इस ब्रांड को घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए न्यूज़पेपर और टीवी कमर्शियल्स पर खर्च करना शुरू किया। रेमंड का मतलब द कंप्लीट मैन लोगों के दिमाग में घर कर गया। हर छोटे बड़े शहर में रेमंड के रिटेल शॉप दिखने लगे और देखते ही देखते इंडिया के 60% से भी ज्यादा सूटिंग्स और वूलन फैब्रिक मार्केट पर रेमंड का कब्जा हो गया। टेक्सटाइल से हटकर सीमेंट और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी एंटर करते हुए रेमंड सीमेंट और जीके फाइल्स एंड इंजीनियरिंग की शुरुआत कर दी गई। फिर साल 1996 में रेमंड एविएशन की शुरुआत हुई जो प्राइवेट चार्टर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। रेमंड अब एक बड़ा नाम बन चुका था और इंडिया के बाहर भी उनका बिजनेस तेजी से एक्सपेंड होने लगा था और इन सारी एक्टिविटीज में विजयपत सिंघानिया के दोनों बेटे मधुपति और गौतम उनका साथ दे रहे थे। लेकिन गौतम सिंघानिया को कहीं ना कहीं परिवार में ज्यादा वैल्यू दी जा रही थी और जैसा कि आपने सिंघानिया की पूरी हिस्ट्री में देखा है कि उनके परिवार में यूनिटी कभी नहीं रही। अर्ली एज में ही उनकी फैमिलीज डिवाइड हो जाया करती थी और जैसा मुझे महसूस हुआ वह रिश्तों को इमोशनली नहीं बल्कि प्रोफेशनली देखते थे। साल 1998 की बात है। विजयपत सिंघानिया की उम्र लगभग 60 ईयर्स की हो चुकी थी। उनके दिमाग में ख्याल आया कि अब बिजनेस को अपने दोनों बेटों में डिवाइड कर देना चाहिए। उन्होंने प्लान किया कि मधुपति को इंटरनेशनल बिजनेस का जिम्मा सौंपकर वह सिंगापुर शिफ्ट कर देंगे और इंडियन बिजनेस गौतम संभाल लेंगे। लेकिन मधुपति परिवार के बड़े बेटे थे। एक तो उन्हें पहले से ही लगता था कि फैमिली में उनकी कोई इज्जत नहीं है और साथ ही मैनेजमेंट टेक्निक को लेकर पिता के साथ कई मुद्दों पर उनका डिसएग्रीमेंट भी था। इसलिए बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्लान ने आग में घी का काम किया और एक एग्रीमेंट के तहत रेमंड और सिंघानिया परिवार से अपना रिश्ता तोड़कर वह अपने 4 बच्चों के साथ सिंगापुर शिफ्ट हो गए और वहां का सिटीजनशिप लेकर एक कंसल्टिंग फर्म चलाने लगे। रही बात गौतम सिंघानिया की तो अब सब कुछ उनका ही था। प्राइवेट जेट से लेकर एक लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए वह काफी सुर्खियों में रहने लगे। हालांकि उनके कई डिसीजंस ने कंपनी के बैलेंस शीट को भी मजबूत किया, जैसे कि साल 2001 में उन्होंने अपना लो प्रॉफिट सीमेंट डिवीजन लाफार्ज इंडिया को सेल कर दिया और मिले हुए पैसे कंपनी के कर्ज को खत्म करने और कोर बिजनेसेस को मजबूत करने में लगा दिया, जिससे वह रेमंड के अलावा पार्क एवेन्यू, कलर प्लस और पार्क्स जैसे ब्रांड के साथ मार्केट में और मजबूत हो गए। विजयपत सिंघानिया और रेमंड बोर्ड को लगा कि कंपनी अब एक स्ट्रांग लीडर के हाथ में है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2015 में मधुपति सिंघानिया के 4 बच्चों ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील किया कि 98 में जो एग्रीमेंट उनके पिता और ग्रैंडफादर के बीच हुआ था उसमें उनका ख्याल नहीं रखा गया। रेमंड में उनकी भी हिस्सेदारी बनती है और जैसे ही इस केस की जानकारी विजयपत सिंघानिया फिर एक बार न्यूज हेडलाइन बने। लेकिन अब प्रॉब्लम उनके वाइफ के साथ थी, जिन्होंने गौतम के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया और उनसे अलग होने के बदले अपने और अपनी 2 बेटियों के नाम रेमंड में 75% स्टेक की डिमांड कर दी। तो दोस्तों, यह था सिंघानिया ग्रुप की आज तक की कहानी। उम्मीद है वीडियो